नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी कथा नंबर 3। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है और आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और अभी पहले स्टार्ट करेंगे कथा से। तो कथा में हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में अभी कैसा माहौल है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं इंडिया में। ठीक है, तो देखो निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी का हालत कैसा रहा। तो थोड़ा सा निफ्टी गिरा है। और दूसरा देखते हैं निफ्टी बैंक। नहीं, निफ्टी बैंक नहीं, मिड कैप देखते हैं। निफ्टी बैंक को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिड कैप में कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद मिड कैप 50 में भी ऐसा ही होगा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। स्मॉल कैप थोड़ा सा गिरा है और स्मॉल कैप 50, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा है, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। मतलब अभी देखो कि फ्राइडे का मार्केट ऐसा रहा है कि ज़्यादा बदलाव भी नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि अभी आगे का मार्केट कैसा रहेगा, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कोई मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, मार्केट हर एक सेकंड में कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, तो मार्केट कभी भी अप और डाउन जा सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए, आपको न्यूज़ देखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यूएस मार्केट को। तो यूएस मार्केट को अगर देखें तो यहाँ पे नहीं, यूएस मार्केट को यहाँ से नहीं, हमको देखना है ग्लोबल मार्केट से। ठीक है, ये तीन है ना, डाउ जोन्स, एसएमपी और नैस्डैक, ये तीन अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देख देते हैं नैस्डैक कैसा रहा। चेंज कुछ नहीं। एसएनपी थोड़ा सा बढ़ा है, नैस्डैक भी अच्छा सा बढ़ा है 1%। तो आप समझ सकते हो कि मंडे को माहौल शायद पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो कोई ऐसी मार्केट में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही है कि जिससे मार्केट में बड़ा फॉल आ जाए या कोई बड़ी गिरावट आ जाए, ऐसा कुछ लगे। लेकिन हमको उस तरह से, अगर कोई बड़ी न्यूज़ की मैं बात करूँ तो मैं उसकी बात करूँगा कि मार्केट में अभी एक न्यूज़ चल रही है कि चाइना ताइवान का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 मिनट एनालिसिस कर दिया है हमारे इंडियन मार्केट का और 2 मिनट एनालिसिस कर दिया है यूएस मार्केट का। तो अभी तो माहौल पॉजिटिव लगता है। और जैसे जैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट इंडिया में 4 जून को आने वाला है, तो हम सोच सकते हैं कि उस दिन शायद बड़ा अप एंड डाउन देखने को मिले। लेकिन बात ऐसी होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा, अगर बीजेपी 400 प्लस जाती है तो बहुत बड़ा मूव आएगा, और 400 ऊपर जाती है तो मतलब मार्केट 1-2 नहीं, पूरा 1000 पॉइंट, 1-2% का पता नहीं कितना परसेंट अप डाउन होगा, लेकिन 700-800 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों ने पहले से लॉन्ग पोजीशन, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसी पोजीशन बना ली हो, और फिर जब रिज़ल्ट आए उस दिन वो अपनी पोजीशन को निकाल दे तो ज़्यादा मार्केट ऊपर ना भी जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डिस्काउंट करता है। लोग, आप सुनते होंगे कि मार्केट डिस्काउंट करता है, ऐसी न्यूज़ आती रहती है। तो मतलब ये है कि कभी कभी पहले से ही लोग स्टॉक को बाय करना शुरू कर देते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तब बेच देते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक को बाय करने वाले लोग मिल जाते हैं, मतलब उनका स्टॉक इजीली सेल हो जाएगा। तो उस तरह से मार्केट को देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्या मुझे 4 जून के बाद स्टॉक को, मतलब पोर्टफोलियो में अपना बाइंग करना चाहिए या 4 जून से पहले। तो देखो अभी तो मैं इस वीडियो में कोई भी पर्सनल एडवाइस नहीं होती, मैं सिर्फ आपको ये समझाता हूँ कि मार्केट कैसे चलता है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को मिलिए, वही बेस्ट रहेगा। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि मेरी राय क्या है और मैं कैसे सोचता हूँ। उस तरह से आपको मार्केट को समझना है, अपने डिसीजन अपने खुद लेना है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि मैं 4 जून के बाद ले लूँ स्टॉक को या फिर अभी से ले लूँ। तो देखो कोई भी सही नहीं बोल सकता है। कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं, वो आपको बताएंगे आप ऐसा करो, अभी आधा ले लो और फिर आधे पैसे का आप 4 जून के बाद लेना। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी सही या गलत नहीं होती। ठीक है, ये आपको मैं अगर बोलूँगा ना कि आप ऐसा करो, 50% पैसा अभी डालो और 50% बाद में डालूंगा, मैं ऐसे सोचता हूँ, तो यार
देखो 90% 99% ऐसे चांसेस है कि बीजेपी मतलब एनडीए प्लस 400 पार जाएगी, ऐसा माहौल है। लेकिन कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी गारंटी नहीं देख सकता। ठीक है, अभी आपको मैं क्रिकेट में बोलूँ कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया सबसे बेस्ट टीम है, T20 वर्ल्ड कप वही लोग जीतेंगे। कभी भी यार कोई भी मैच जीत सकता है, कभी भी कोई भी मैच हार सकता है। तो आपको उस तरह से देखना चाहिए कि 4 जून को रिजल्ट कोई भी आए, मार्केट अप डाउन जाएगा, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप बोल रहे हो ना कि 4 जून को मार्केट ऊपर चला जाएगा और 4 जून के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, यूएस का इन्फ्लेशन का न्यूज़ आता है, चाइना ताइवान का युद्ध का न्यूज़ आता है, या कोई भी ना कोई न्यूज़ आती रहती है, उससे मार्केट अप डाउन होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 जून के बाद ठका ठक ऐसे मार्केट 75,000 से 80,000 को छू जाएगा। छू सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम सिर्फ मार्केट को लोग क्या सोच सकते हैं और अभी का माहौल, आज अभी इस सेकंड का माहौल कैसा है, उस हिसाब से हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो लोग बोलेंगे कि आप अभी, अगर मैं इन्वेस्टिंग करता हूं तो मैं अभी पैसा डालना सही समझूंगा, क्योंकि मुझे अभी माहौल ठीक चल रहा है। इन्फ्लेशन का के बारे में अभी मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। इन्फ्लेशन, यूएस का इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कब आया, कब आएगा, 2 कट आएगा, दिसंबर में कट आएगा, उस सब के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। अभी मोदी गवर्नमेंट है जो दुनिया की, ये कहना गलत नहीं है कि दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट गवर्नमेंट है। तो उन्होंने इतने सारे लोग, इकोनॉमिस्ट, इतने सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, इकोनॉमिक एडवाइज़र ऐसे गवर्नमेंट में बिठाए होंगे, वो लोग सोचते होंगे कि आगे मार्केट में मतलब इकोनॉमी में हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं तो इस हिसाब से सोचता हूँ कि देखो, मार्केट को अगर आपको समझना है तो मैं मोदी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करूँगा, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा कि मुझे पता है कि मोदी गवर्नमेंट कोई भी मार्केट में, जैसे कि चाइना ताइवान का युद्ध हुआ तो कैसे हम अपने आप को मतलब इंडिया की इकोनॉमी को संभालना है, वो मोदी गवर्नमेंट जानती है। तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का चांसेस कम रहता है। अभी मैं बोलूँ कि यूएस में बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ लोग प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि बैंकिंग, ये बैंक में ये बैंक दिवालिया हो गई तो यूएस मार्केट गिर जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अगर यूएस मार्केट 10% 15% नीचे जाता है तो उसका असर हमारे इंडियन मार्केट में 110% आएगा आएगा आएगा। लेकिन अभी मोदी गवर्नमेंट है तो कोई भी, जब भी मार्केट नीचे जाता है तो थोड़ा सा कम मार्केट नीचे जाएगा, आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में मोदी ने बहुत स्मार्ट लोगों को बिठाया होगा जो उनको पता है कि हमारी इकोनॉमी को कैसे संभाले, पेट्रोल प्राइस को आप नहीं जाने देंगे, इन्फ्लेशन को आप नहीं जाने देंगे, उस तरह से। इसीलिए अभी इज़राइल और पैलेस्टाइन का युद्ध हुआ, इज़राइल गाज़ा का युद्ध हुआ, या फिर यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ, कुछ भी हुआ, उसके अंदर हमारा मार्केट थोड़ा सा गिरा, लेकिन संभल क्यों गया? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पे सारे इन्वेस्टर को ट्रस्ट है, सारे एफआईआई को, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे लोकल इन्वेस्टर डीआईआई होते हैं, उन सबको ट्रस्ट है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है, जब रिटेल बेचने लगता है, तब ये सब लोग बाय करते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे तो जाता है, फिर ऊपर जाने का स्टार्ट कर देना। इस तरह से आपको मार्केट को समझना होगा। अगर अभी एक स्टेटमेंट आया है 1-2 दिन पहले कि 400 पार एनडीए चला जाएगा और बाज़ार एक नई ऊंचाई छुएगा। देखो, जब प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा तो 80% लोग पॉजिटिव सोचने लगते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से मोमेंटम आ सकता है, 80% चांसेस हो जाते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अगर ऐसी बात नहीं कही होती तो मार्केट 50-50% रहता कि 4 जून के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको इस हिसाब से मार्केट को देखना चाहिए कि अभी मार्केट का माहौल बहुत ही पॉजिटिव हो गया है। अभी 75,000 के ऊपर मार्केट क्यों चला गया? ये निफ्टी ने अपना क्यों सबसे लाइफ टाइम हाई बनाया होगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोदी जी ने अभी 1-2 दिन पहले बोला कि 400 पार जाएगा। तो जब कोई एक ही पार्टी फुल मेजॉरिटी से जीतने का चांसेस हो जाता है तो मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव माहौल हो जाता है। क्योंकि जब एक ही पार्टी रूल करती है गवर्नमेंट में
तब कोई भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत सारी पार्टियां होगी, जैसे कि इंडी अलायंस, तो उसमें बहुत सारी पार्टियां मिलके गवर्नमेंट, अगर वो आते हैं सेंट्रल में, तो अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो छोटी छोटी पार्टियां मिलके वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोगों की डिमांड अलग होती है, कुछ पार्टियों की डिमांड अलग होती है, तो इंडी अलायंस में ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं रहेगी, उसकी वजह से मार्केट गिरेगा अगर इंडी अलायंस गवर्नमेंट में आती है, ठीक है। तो इसी वजह से लोग मोदी जी को, जैसे कि स्टॉक मार्केट वाले लोग ज़्यादातर मोदी जी को वोट करना पसंद करते होंगे, क्योंकि उनको स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और अभी स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है बीजेपी, एनडीए प्लस, ठीक है। तो उस तरह से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। अभी आगे बात करूँ तो सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा 2027 तक, ठीक है। तो आपको इसके बारे में देखो, सेंसेक्स 1 लाख को छू जाएगा, ये तो पक्का है, पर कोई ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि 2027 को भी कोई छू जाएगा। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट सोच रही है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा बिल्ड करेंगे, रोड, रेलवेज, लोगों को मुफ्त राशन देंगे, सबको ज़्यादा नौकरियां देंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, सभी सेक्टर में कोई भी ऐसा एक सेक्टर बाकी नहीं रहेगा जिसमें ग्रोथ ना आए। जब सारे सेक्टर में ग्रोथ आएगा तो एक्सपोनेंशियली हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मोदी गवर्नमेंट तो पूरा ट्राई करेगी कि मार्केट ऊपर जाए, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े और हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो जाए, ठीक है। अभी 5वें नंबर पे, तो 1 लाख सेंसेक्स हो जाएगा 2027 तक, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम सोचें कि अभी 75,000 पे हमारी इकोनॉमी कुछ 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन पे चल रही हो, तो उसको तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए सेंसेक्स को भी ऊपर जाना पड़ेगा। मार्केट कैप जो कंपनियों के होते हैं, BSE, NSE के, तो उसको भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही थी 2022 तक या 2021 तक, या ऐसा कुछ प्लान था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, पर वो अभी 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में कोविड आ गया, और कोविड आया वो सबसे अच्छी बात हुई स्टॉक मार्केट के नज़रिए से देखे तो। लोग मर गए वो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं अभी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो कोविड आया उसकी वजह से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या हुआ, जो लोग 6 महीना, 1 साल तक, 1.5 साल तक घर में रहे, वो सब लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो पहले ट्रेडिंग होती थी 4 साल पहले, अभी वो 1500 गुना ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड देख लो, स्टॉक देख लो, सभी स्टॉक 2020 से ज़्यादा भागे हैं, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले लोग बढ़ जाते तो उसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो, तो जो पहले बढ़ता था उसके हिसाब से अभी ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। तो उसका ये इफ़ेक्ट होता है। तो अभी प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो सारे यूथ है, बच्चे, बूढ़े, या कोई भी 40-50 साल के कोई भी लोग हो, सबको इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी समझ आ गई है। सबको सब कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो 6 महीना, 1 साल तक जो घर में रहे, उसकी वजह से इन्वेस्टिंग की समझ उनमें बहुत आ गई, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ही तेज़ी से, जैसे कि बोलते हैं ना, मामा ने चाची को बोला, चाची ने चाचा को बोला, चाचा ने उसकी गर्लफ्रेंड को बोला, गर्लफ्रेंड ने उसके फैमिली वालों को बोला, उस तरह से सब ने एक दूसरे को बोला कि देखो, मैंने 2020 में इतने पैसे डाले थे, मेरे इतना गुना हो गए, तो आप भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वजह से जो एक्सपोनेंशियल माउथ टू माउथ मार्केटिंग हुआ है स्टॉक मार्केट का, जिस तरह से US में ज़्यादातर लोग 60% लोग स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं, अभी इंडिया में कुछ डेटा ऐसा चल रहा है कि अभी तो 5% लोग ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किए। तो तुम इतना सोचो कि 5% से जब 60% लोग इंडिया में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो कितना बड़ा
तेज़ी आ सकता है मार्केट में, इस हिसाब से आपको समझना चाहिए। अभी 2 मिनट और बचा है तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि 2004 का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है था, तो एनडीए की गवर्नमेंट फिर से चुन के नहीं आई थी, अटल जी की गवर्नमेंट। तो सेंसेक्स 15% डाउन हो गया था। तो उसके चांसेस अभी बहुत ही कम है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इंडिया तारीफ़ नहीं कर रहा है, उसका पूरा का पूरा दुनिया तारीफ़ कर रहा है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो तो मोदी जैसा होना चाहिए। वो लोग ऐसी बात करते हैं। तो आपको ऐसे तो चांसेस मतलब 10% या 5% है कि मोदी जी फिर से चुन के नहीं आएंगे। कितनी सीट आएगी वो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि जो सट्टा बाज़ार बोल रहा है वो बोल रहा है कि 300, 325, 350 ऐसे बोल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपना प्रेडिक्शन खुद करना है। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी की 380 के ऊपर सीट आ सकती है, या 365 to 380 के बीच में सीट आएगी। एनडीए का 395 to 405 तक सीट आएगी, और एनडीए प्लस का हो जाएगा, मुझे लगता है कि 415 से 425 तक हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मार्केट को समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ये इकोनॉमी के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में देख लिया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके ये कथा हो गई है, ये कथा नंबर 3 थी, और अभी कथा का चिंतन करते हैं। और कथा के चिंतन में हम लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो बोल रहे हैं कि सर आप CDSL का एनालिसिस करो। ओके, अगर आपको आपके क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन एंड आंसर लूँगा। तो अभी देखते हैं, स्क्रीनर पे चले जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं CDSL, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ CDSL क्या है। CDSL पार्ट इज़ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर institution, part of the capital market structure providing services to all market participants, exchanges, clearing corporations, depository participants, issuers, investors। तो ये सबको, जो भी जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड बाय करता है, और ये सबको एक्सचेंज इसको है ना एक सुविधा प्रोवाइड करती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो मीडिएटर बनते हैं, जैसे कि ब्रोकर की तरह, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टॉक को एनालाइज करना हो तो पहले मार्केट कैप को देखना चाहिए। मार्केट कैप देख लिया, ठीक है, 20,000 करोड़। अभी ये कंपनी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा रिटेल मार्केट, रिटेलर जो बोलते हैं वो इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से इंडिया में बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है। लेकिन हर कोई भी कंपनी को आप देखो या इन्वेस्टिंग करो तो आपको उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट देखना चाहिए। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट होता है 1 लाख से 50 लाख के बीच में, तो आपको किसी एक स्टॉक को लिया है, तो किसी स्टॉक में आपने 1 लाख से 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट डाला है, तो आपको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना चाहिए। अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा नहीं परफॉर्म करता है तो मैं तो प्रीफर करता हूँ मैं आगे बढ़ जाऊँ और कोई ऐसी कंपनी ले लो जिसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा आएगा। तो फिर ऐसे स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। जो लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 15 करोड़ ऐसे बड़ी अमाउंट में किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो लोग क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट देखते हैं, लेकिन कोई क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो वो लोग जल्दी से सेल नहीं करते। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आपने 2-3 करोड़ कोई एक स्टॉक में डाला है तो आप 1 महीने में जल्दी से बेच नहीं सकते, क्योंकि सामने बायर भी होना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक को सेल करते हो तो सामने लेने वाला भी चाहिए। तो अगर अमाउंट बड़ी है तो वो लोग ईयरली रिज़ल्ट देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, फ्यूचर में कैसा मार्केट रहेगा, उस स्टॉक का सेल्स ग्रोथ कैसा होगा, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा होगा, वो लोग ईयरली बेसिस के हिसाब से देखते हैं। जो लोग एक स्टॉक में 50 करोड़ 100 करोड़ लगाते हैं तो वो लोग 1 साल 2 साल का व्यू नहीं बनाते। वो लोग सोचते हैं कि ईयरली रिजल्ट नहीं देखते, वो 3-4 साल तक वेट करते हैं और वो देखते रहते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आगे। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने लिया है टाइटन का और उनका 7-8 हज़ार करोड़ का या उतने का एक ही स्टॉक में अभी होल्डिंग है।
तो वो एक साल का जो भी अभी राधा कृष्ण दामानी जी वो स्टॉक उनका सारा पोर्टफोलियो और उनका पूरा ट्रस्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो आपको राधा कृष्ण दामानी जी ऐसे नहीं सोचेंगे कि ओ एक क्वार्टर में टाइटन का रिजल्ट 5% ही अच्छा आया, 5% का ही सेल्स ग्रोथ हुआ तो इसको निकाल दो पूरा का पूरा। वो तभी निकालेंगे जब मैनेजमेंट बोलेगा कि अभी हमको चांसेस नहीं लगता है, या फिर वो अपना रिसर्च करेंगे कि अभी टाइटन का ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा, तभी वो लोग निकालेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको इस हिसाब से देखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक को एनालाइज करो तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन भी होना चाहिए। जैसे कि 5-10 लाख का एक स्टॉक में जैसे कि CDSL को लिया है, तो आपको देखो कोई भी हम स्टॉक यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि आप CDSL को आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप होल्ड आप उसको बाय करना चाहते हो, तो आपको अगर 1 लाख से 10 लाख या उतना छोटा अमाउंट या 50 लाख तक का अमाउंट है तो आपको क्वार्टरली हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को सेल करोगे तो आपको कोई बायर मिल जाएगा। अगर बड़ा अमाउंट है जैसे मैंने बोला तो बायर मिलना मुश्किल है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ROCE और ROE बहुत ही अच्छा है, 15-20% के ऊपर होता है तो अच्छा होता है। प्राइस टू बुक 15.3 है। अगर मैं अपना एनालिसिस के हिसाब से देखूँ स्टॉक का चेकलिस्ट, तो प्राइस टू बुक में 5-6 इतने तक हो उतना सही है। इसका बढ़ गया है क्योंकि इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। आपने देखा होगा कि 2020 के बाद ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर ये अच्छा परफॉर्म किया है तो उसका रीज़न होगा इसका प्रॉफिट बढ़ा होगा। देखो 3 साल का 33% से सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट 28% से बढ़ा है। कोई भी स्टॉक 20-30% से ऊपर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। ROE भी देखो लास्ट 3 साल से 29, ये स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है एक स्टॉक में, मुझे अच्छा लगता है, आपको अपना रिसर्च खुद करना है। देखो प्रोमोटर इस स्टॉक को बेच रहे हैं, ठीक है, प्रोमोटर का अपना डिसीजन हो सकता है। FII क्या कर रहा है, FII बाय कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टिंग रिटेलर का बढ़ेगा तो इस स्टॉक को, इस कंपनी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अभी DII क्या सोच रहे हैं, DII ने पहले लेके रखा था, अभी वो बेच रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई बात ऐसी भी हो सकती है DII की कि उन्हें पहले से लेके रखा हो, फिर धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। देखना ये है कि पब्लिक बहुत ही इस स्टॉक को बाय कर रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रोमोटर सेल कर रहा है, कोई रीज़न होगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखो, मार्च का 129 था, पहले 63 था, तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो लास्ट 1 महीने का देखो या 6 महीने का, तो कितने से कितने तक आया है, इतना ज़्यादा 6 महीने से परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप देखो कि 1 साल में ये डबल हुआ है, तो अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे ये लगता है कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपको देखना होगा क्वार्टर टू क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है। तो अभी 6-7 मिनट और बचे हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन लूँगा आपके लिए। तो अगर आपका कोई स्टॉक मार्केट के बारे में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी डालना। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि टाटा टेक, ओके, नमस्ते सर, मैं हरियाणा से हूँ और टाटा टेक का क्या होगा आगे। तो ओके, टाटा टेक का देखते हैं, ठीक है। टाटा, देखो टाटा की कंपनी अच्छी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तो मतलब अभी AI, IT वो सबका फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, आपको इस हिसाब से देखना चाहिए। और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ अ ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफरिंग अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा मार्केट कैप सही है, ठीक है। P रेशियो 64 का, अरे CDSL का कितना था, 53, ओके। जो
20 या 30 वाला पी रेशियो होता है ना, वो अच्छा होता है। जो पी रेशियो 60, 80, 90 और 100 के ऊपर जाता है तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब वो स्टॉक बहुत ही महंगा हो जाता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो पी रेशियो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अभी हम टाटा टेक पे आते हैं। CDSL का पी रेशियो ठीक है, मतलब बहुत महंगा नहीं हुआ है। टाटा टेक का देखते हैं 64, मतलब महंगा तो है, मतलब इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। फिर देखते हैं ROE सही है, ROCE सही है, प्राइस टू बुक थोड़ा महंगा है क्योंकि कंपनी अच्छी होगी, पी रेशियो भी महंगा होगा क्योंकि कंपनी अच्छी होगी। अब देखते हैं पी रेशियो। पी रेशियो था यहाँ 85 का, जब कंपनी लिस्टेड हुई, फिर धीरे 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 करके ये नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस कंपनी का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। क्योंकि क्या होता है यार कि जब भी कोई कंपनी होती है उसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो तो वो धीरे धीरे करके है ना वो नीचे आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है, जब कोई कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिखाती, या फिर किसी को अंदर के मैनेजमेंट की बात लीक हो जाती है, तो ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो लोग स्टॉक को बेच देते हैं और बेचते ही रहते हैं और स्टॉक को लोग पीट के उसका पी रेशियो जब तक 40, 50, 60 के आसपास नहीं आ जाता तब तक बेचते रहते हैं। तो अभी इस स्टॉक का हम देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हुआ है। देखो 29% और 42% का प्रॉफिट ग्रोथ है। देखो हर साल इसने प्रॉफिट ग्रोथ किया है, लेकिन इस देखो 600 यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हुआ ये 3 साल, और फिर यहाँ से यहाँ मार्च 2024 तक का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ है। समझ में आया? मार्च 2157 था और यहाँ पे 200, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। तो इसको मार्केट कभी भी पसंद नहीं करता, आपको ये बात दिमाग में डालनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बोला है, जब भी किसी कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है या ईयर ऑन ईयर रिज़ल्ट ईयरली प्रॉफिट नहीं बढ़ता है या सेल्स भी नहीं बढ़ता है, तब वो नीचे चला जाता है। अब प्रोमोटर ने तो अपना होल्डिंग ठीक रखा है, FII ने अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट निकाल दिया। इनको पता चल गया कि अभी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो निकाल दो। DII भी निकल गए। पब्लिक बेचारी लेती जा रही है क्योंकि नाम है इसका टाटा टेक्नोलॉजी, सबको टाटा पर भरोसा है। इसीलिए जो मार्केट में बहुत हवा बनी थी ना कि टाटा का शेयर आ रहा है, टाटा टेक्नोलॉजी, और बहुत बड़ा इसका सब्सक्राइब हुआ था। और आप सोच सकते हो कि इसके हिसाब से मार्केट में पैसे डालने वालों की कमी नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रिटेलर के पास, FII DII के पास पैसों की कमी नहीं है। मतलब अगर कोई अच्छा स्टॉक आता है इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अर्निंग्स पे सबसे पहले ध्यान देना। पी रेशियो, ROE, ROCE, ROA, बैंक हो तो ROA देखते, उसमें सबसे ज़्यादा आप अपना दिमाग दौड़ाना, ठीक है। सिर्फ कंपनी का नाम अच्छा है, जैसे कि रिलायंस हो, अदानी हो, टाटा हो, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, ऐसे कंपनी या एशियन पेंट हो, ऐसे कंपनियों का नाम देख के कभी भी किसी स्टॉक को बाय या सेल मत करना। कंपनी अच्छी होती है, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको बाय तब करना है जब वो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पहले दिखाया है, वैसा ही दिखा है या फिर अच्छा दिखा है, तो वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो देखना हो, मेरा म्यूचुअल फंड का स्टॉक का पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो ना बोले तो मुझे कौन सा पसंद आता है, तो वो देखने के लिए मैं अपना मेरे प्रोफाइल में, अपनी यूट्यूब के प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर कमेंट में आप देख सकते हो कि कौन सा मुझे कौन सा अच्छा लगता है। अगर वो आपको अच्छा लगे तो आपको अपना एनालिसिस खुद करके अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखा के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट हो भी सकता है या फिर मैंने सेल भी कर दिया हो, कुछ भी हो, अपना डिसीजन खुद लेना है। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरा फेवरेट स्टॉक या मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड देख के आप उसके बारे में एनालिसिस करो, आप सीखो, मेरा वीडियो देखो, हर रोज़ मेरा वीडियो देखोगे तो आपका एनालिसिस करने का स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो उस तरह से मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि आप एजुकेट हो। ये फाइनेंशियल एडवाइजिंग की यूट्यूब चैनल नहीं है,
ये चैनल है आपको अवेयरनेस करने की, आपको एजुकेट, आपको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो अभी 2-3 मिनट और बचे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का झटपट एनालिसिस करें। देखो, आपको अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का झटपट एनालिसिस करना हो, देखो गोदरेज ग्रुप ये क्या करती है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट आर्म ऑफ गोदरेज ग्रुप विच वॉज स्टार्टेड बहुत साल पहले ये रियल एस्टेट का है। प्रॉपर्टीज़ मतलब ये रियल एस्टेट का होगा, और मतलब होगा क्या है। पहली बात देखते हैं कि 76,000 मार्केट कैप, ठीक है। अभी मोदी जी आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लेकिन ये देखो यहाँ से ही आपको रुक जाना चाहिए। 100 के ऊपर है इसका पी रेशियो, तो मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगा जिसका पी रेशियो इतना हाई हो। ROE 20 के 15-20 के ऊपर नहीं है, तो मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना नहीं। PEG रेशियो भी 1 के ऊपर है। प्राइस टू बुक ठीक है 5-6 के आसपास है, लेकिन इसने परफॉर्म कैसा किया है, बड़ा। अभी यहाँ पी रेशियो देखो, ये पी रेशियो 400 के ऊपर चला गया था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। मतलब कहने का बात क्या है, किसी स्टॉक को देखना हो ना तो कंसिस्टेंटली देखो। अगर कोई स्टॉक जब से लिस्टेड हुआ है तब से कंसिस्टेंटली 15-20% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे स्टॉक मुझे पसंद आते हैं। ये स्टॉक मुझे ऐसे, देखो ये कप पैटर्न बनी है, देखा आपने, ये यू करके, और फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा, वो सब एनालिसिस ठीक होता है यार। पर अगर कंपनी का अर्निंग अच्छा नहीं आता है, हम सबसे पहले देखते हैं इसका अर्निंग। 3 साल का अर्निंग बढ़ा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। पहले क्या हुआ, माइनस में प्रॉफिट हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, तो ये बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट। और मुझे लगता है कि ये यू का पैटर्न बनाया है तो ये तोड़ के ऊपर जाएगा और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आपको, मैं इस स्टॉक को अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसका पी रेशियो अच्छा है, अच्छा क्या बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि ये कंसिस्टेंटली इसका पी रेशियो मतलब इसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यहीं पे बेच देना चाहिए था। समझ में आया, जब कोई स्टॉक नीचे जाने लगे और अच्छा परफॉर्म ना करे तभी बेच दो, ठीक है। और भी 5,000 कंपनियां लिस्टेड है, कोई अच्छी कंपनी चुनो। आपको 20-25 स्टॉक का या 15 स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो बनाना है, तो ठीक है यार। देखो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। 2047 तक, 2047 तक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस हिसाब से आप देखोगे तो आपको एनालिसिस करना आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कथा नंबर 3 यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं शाम के वीडियो में। हम और एनालिसिस करेंगे और इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि मार्केट कैसे चलता है। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलना है, उस तरह से इन्वेस्टिंग करना है। आप मार्केट को मेरी चैनल को देख के समझो और उसी तरह से आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।